हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप अच्छे से होंगे, स्टे हेल्दी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द 7th लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, जो भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं सिस्टमैटिकली उसको आप अपने कॉपीज में लिखिए। हैव पेशेंस, आराम से कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़िए और आराम से एक दूसरे को कोऑपरेट करके पढ़िए। अगर किसी के पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप उसको कोऑपरेट करिए। So students, take your copy and pen and start studying. So students, we are on the end of this chapter. Last 2 topics are left. So before starting that, let us revise the atomic models. You have already studied different type of atomic models. Dalton atomic model आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। According to that कि एटम जो है वो एक इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम को फर्दर जो है छोटे, उससे छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। डाल्टन्स का ये प्राइमरी मॉडल था एटम के बारे में। फिर आया थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, आपने पढ़ा है। इन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने ये बताया था कि नेगेटिव पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव स्फीयर में स्प्रेडेड होते हैं। क्लियर? मैंने इसके ड्रॉबैक्स, इसकी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। नेक्स्ट था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि देयर इज़ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है, जो ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस न्यूक्लियाई के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ओके, बोहर मॉडल भी आपने डिटेल में पढ़ा। 1913 में नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को ही इन्हांस किया था, उसको और सुधारा था, और उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर मोशन वो तय करते हैं, और वो एक फिक्स डिस्टेंस से होता है न्यूक्लियस से। जो ये सर्कुलर मोशन ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं वो न्यूक्लियस के एक सर्टेन डिस्टेंस से, और विभिन्न आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आपने सब चीज़ें एनर्जी के बारे में पढ़ा है। लास्ट जो ये एटॉमिक मॉडल में आपको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इन्हांस्ड मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में बचे हैं। दैट इज़ द लास्ट जो एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल है, दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एंड द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू स्टडी अबाउट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ आप देखोगे। ये 2 टॉपिक्स आपके बचे हैं। सो टेक योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट स्टडिंग। So students, let us begin the topic क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो मॉडल है एटम का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड मॉडल। ओके, आपने हिस्ट्री पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल की। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिसेंट थ्योरी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्वांटम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम। तो मैंने यहाँ लिखा है क्वांटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन अ इंटरैक्शन। क्लियर? क्वांटम जो है एक मिनिमम अमाउंट है कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी का जो किसी इंटरैक्शन में इन्वॉल्व होता है। बिफोर स्टार्टिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आपने पढ़ा है, इससे पहले मैंने बहुत सारे थ्योरीज बताई हैं। तो आपने पढ़ा डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का डुअल नेचर बताया गया, और आपने उसी के अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ही अकॉर्डिंग जो है अर्विन श्रोडिंगर, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं अर्विन श्रोडिंगर और वर्नर हेजनबर्ग, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बच्चों, जो मैं आज ये आपको मैं लेक्चर दे रही हूँ उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ ज़्यादातर, बिकॉज आपके पास अभी अपने कॉपीज़ भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा, और नेक्स्ट जो भी आपका टर्न आएगा उसमें मैं आपको PDF अवेलेबल कराऊंगी ताकि आप अपना नोट्स भी कंप्लीट कर लेना। तो आपको पता है कि अर्विन श्रोडिंगर और हेजनबर्ग ने मॉडल प्रपोज किया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसका जो बेस था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, उसको किसने सॉल्व किया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर। ओके, देखो यहाँ पे श्रोडिंगर का नाम आया है। श्रोडिंगर ने जो है एक इक्वेशन दिया था जिसको कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच साई इक्वल टू ई साई। अभी आगे के स्लाइड में आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले एजम्पशंस पढ़ो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है किसने प्रपोज किया था। 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। सबसे पहले तो अर्विन श्रोडिंगर ने प्रपोज किया, एंड देन
एंड देन वर्नर हेज़नबर्ग ने उन्होंने एक इक्वेशन दिया, क्लियर। और उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने ये बताया कि जो भी रदरफोर्ड ने मॉडल बताया था, उसके बाद बोहर ने जो बताया वो रिसेंट मॉडल था, उन्होंने बोहर मॉडल के जो भी लिमिटेशंस थे उसको दूर किया। ओके, तो ये क्या करता था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो डुअल कैरेक्टर का मैटर था, आपको पता था डुअल कैरेक्टर होता है मैटर के पास, उन्होंने एक न्यू अप्रोच दिया जिसमें कि उन्होंने एक दूसरे साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उन्होंने मिलके इस जो भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी था उसके लिए एक वेव इक्वेशन दिया। तो इसके लिए हम आगे अभी डिटेल में पढ़ते हैं कि मेन जो एजम्पशन था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का वो क्या था। अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, क्लियर। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो बीच का पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस। ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एजम्पशन ये था कि द प्रोबेबिलिटी मतलब पाए जाने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन within a certain volume of space surrounding the nucleus can be represented as a fuzzy cloud। fuzzy cloud मतलब देखो अब ध्यान से, ये एटम का सेंटर पोजीशन है, न्यूक्लियस इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना है, क्लियर, वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, फजी क्लाउड से। फजी क्लाउड मतलब एक धुंधले क्लाउड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द क्लाउड इज मोर डेंस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाई। ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर फजी क्लाउड है उसकी पाए जाने की संभावना क्या, उसमें क्या पाया जा सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना है। जितना ज़्यादा ये डार्क क्लाउड होगा, आप देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा कलर में डार्क दिख रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जा रहा है ये क्लाउड, देखो ये लाइट होता जाता है कलर। तो जितना ज़्यादा ये फजी क्लाउड जो ये क्लाउड है जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी मतलब कम होती जाएगी, ये हल्का होता जाएगा कलर में, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मेन एजम्पशन क्या है। सेकेंडली आप देखो, जो श्रोडिंगर थे उन्होंने जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए जो इक्वेशन दिया था वो क्या था, ध्यान से देखो, एच साई, ये जो सिंबल है साई है, इसके बारे में अभी आप आगे के स्लाइड में पढ़ोगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है। पहले आप इक्वेशन पढ़ो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर ने कौन सा इक्वेशन दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एच साई इक्वल टू ई साई, क्लियर। और उन्होंने ये इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया था, क्लियर। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे H क्या है, साई क्या है, E क्या है। H जो है आप देखो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको देना, इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे H क्या है, इट इज़ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एक तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको क्या कहा गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। E क्या है, यहाँ पे टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो ये सिंबल है आपके लिए नया होगा, इसको कहते हैं साई, और इस ये क्या बताता है, वेव फंक्शन है, इट इज़ अ वेव इक्वेशन, वेव को बताता है। सो इट इज़ द मेन एजम्पशन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आप बस अभी बेसिक पढ़ो इसके बारे में कि प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक धुंधले क्लाउड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा ये क्लाउड डार्क होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा ये क्लाउड जो है वो लेस डेंस होगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी। फर्स्ट थिंग ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। दूसरा ये था कि श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए ये इक्वेशन दिया था, एच साई इक्वल टू ई साई, जहाँ पे जो साई है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये वेव फंक्शन है। ध्यान से देखो, ये साई जो है इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, क्लियर। ये सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि भी एटम में स्टोर्ड है, ठीक है। साई क्या बताता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन,
ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन एन एटम किस तरीके से वो स्टोर्ड है, और साई जो है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में दो चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, साई की, ये आप देखो इस तरीके से इसको बनाते हैं, और साई स्क्वायर की। मैंने साई के बारे में इंफॉर्मेशन बता दिया कि ये जो साई जो है इट इज़ अ वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है, वेव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन, और इसका कोई भी सिग्निफिकेंस मीनिंग नहीं है। All informations about the electron in an atom is stored in its orbit wave function. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में किसी भी एटम में स्टोर्ड होती है साई के द्वारा। साई से आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। साई स्क्वायर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने डिटेल नोट्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में दिया है, आप ये बेसिक चीज़ें ध्यान दो। साई स्क्वायर क्या इंफॉर्मेशन देता है? साई स्क्वायर की कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं, वेयरएज साई की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था। इट गिव्स द, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। क्लियर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साई स्क्वायर क्या इंफॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किसी भी पॉइंट में, पर्टिकुलर एटम में। अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे कि मैं किस तरह से बात कर, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि साई स्क्वायर गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किसी भी एक पॉइंट में विद इन एन एटम। साई स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, डेंसिटी मतलब घनत्व। जितना ज़्यादा आपने पढ़ा कि क्लाउड जो है वो डेंस होगा, डार्क होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वो फजी क्लाउड लाइट होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी कम होती जाएगी। तो साई स्क्वायर बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये बताता है, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है विद इन अ पॉइंट किसी भी एटम में, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। इस लेक्चर में आप प्योरली कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों, कॉन्सेप्ट पे कमांड करो, किस तरीके से क्या एप्लीकेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करना। अब ये ध्यान से देखो आप, ये एक एटम है, ओके, दिस इज द सेंटर पोर्शन ऑफ द एटम, दैट इज द न्यूक्लियस, नाभिक है। नाभिक हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आप देखो, जो मेन एजम्पशन है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम का, कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है वो फजी क्लाउड से रिप्रेजेंट किया गया, एक क्लाउड से रिप्रेजेंट किया गया, जो कि कभी हल्का हो सकता है, कभी डार्क हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो ब्लू छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपको वो ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको, मैं इनसर्किल कर रही हूँ। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये आपका सेंटर पोर्शन है, और ये आपका इसके आउटर मोस्ट आप कह सकते हो कि वॉल के तक का डिस्टेंस जो है, आप ये देखो, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा ये फजी क्लाउड डार्क होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ज़्यादा। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही क्लाउड जो हैं वो लाइट होते जाएंगे, फजी क्लाउड का जो डेंसिटी है वो कम होता जाएगा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी कम होती जाएगी। यानी कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी। नाउ सी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये देखो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन अ रीजन ऑफ स्पेस dr एट अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, सपोज करो कि ये डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से dr है। ध्यान से अब आप इस टॉपिक को समझो कि देखो, न्यूक्लियस के पास आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, यानी कि जो क्लाउड है, फजी क्लाउड है, वो बहुत ज़्यादा डेंस है। दैट मीन्स न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जैसे आप न्यूक्लियस से
दूर होते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना उतनी कम होती जाती। दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ये मानो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ रीजन ऑफ स्पेस dr एट अ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, जो ये फजी क्लाउड है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उतना कम होता जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है, बट आप यहाँ पे देख लो साई स्क्वायर जो आपने पढ़ा है कि इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको ऑर्बिटल के शेप को देखना है। तो एक क्विक रिविजन देख लेते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 3 आपके सिलेबस में s, p और d। तो s ऑर्बिटल आपको पता है टोटली सिमेट्रिकल होते हैं। ये देखिए 1s का स्ट्रक्चर है। p ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, px, py एंड pz। नेक्स्ट इज द d ऑर्बिटल जो कि डबल डम्बल शेप्ड के होते हैं, जो कि आपने 3 तरीके का पढ़ा है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में। इसका प्रैक्टिस करिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ पे देखो एक्चुअली में जो 3D इमेज होती है उसमें ऑर्बिटल किस तरह से दिखता है। देखो आप ध्यान से, ये ऑर्बिटल देखो आप, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है। देखो आप किस तरीके से, जो अगर न्यूक्लियस तो आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसके चारों ओर देखो कैसे धुंधला सा आपको क्लाउड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। यही है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ एटम। ध्यान से देखो ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्लाउड की तरह दिख रहे हैं। तो s ऑर्बिटल टोटली सिमेट्रिकल है। p ऑर्बिटल आप देख सकते हो, आपको पता है 1p नहीं होता है, ये 2p है और ये 3p है। तो किस तरीके से देखो आप इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इट इज़ अ 3D इमेज है। ये मैंने इसको दिखाने के लिए आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हो इट इज़ अ वेरी क्लियर इमेजिनेशन। 3D इमेज है ये, किस तरीके से डम्बल शेप्ड है, 2p का और ये 3p का। उसी तरीके से आपको पता है कि 1D नहीं होता है, 2D नहीं होता, 3D होता है। और 3D जो है दैट इज़ डबल डम्बल, 2 डम्बल, एक डम्बल है और एक येलो डम्बल, दोनों जब जुड़ते हैं दैट इज़ द शेप ऑफ द d ऑर्बिटल। इस तरीके से आप देख सकते हो 3D इमेज में जो आपने ऑर्बिटल्स पढ़ा है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। So students, let us move on for the next topic. It is very important for the competitive exam, radial and angular nodes. रेडियल और एंगुलर नोड्स के बारे में आपको पढ़ना है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि नोड्स क्या होते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3D इमेज है 1s ऑर्बिट की, ये 2s की और ये है 3s की। नोड्स क्या होते हैं? वो ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा प्लेन होता है ऑफ ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन ऑर्बिटल। यानी कि नोड्स जहाँ पे भी आएगा वो एक ऐसा या तो प्लेन हो सकता है या ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो होती है। क्लियर? नोड इज़ अ पॉइंट और प्लेन ऑफ ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इस रीजन में नोड में नहीं पाया जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, जो ये वाइट कलर से इनसर्कल किया गया है दैट इज़ द नोड, यानी कि इस एरिया पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या इलेक्ट्रॉन का घनत्व या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो है, वही होगा नोड। क्लियर? फिर आप देखो यहाँ पे 3s ऑर्बिटल में भी ये जो वाइट रीजन है, सर्कुलर रीजन, दैट इज़ डिनोटिंग द नोड्स, यानी कि इस पॉइंट पे या इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, उनके पाए जाने की संभावना जो होती है वो ज़ीरो होती है। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला है n-1। यहाँ पे n क्या है? n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर आप 1s ऑर्बिटल के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालोगे तो ध्यान से देखो, 1s के लिए जो ये इंफॉर्मेशन है 1, आपको पता है कि ये मेन एनर्जी लेवल को बताता है 1, तो यानी कि n की जगह आपने 1 पुट कर दिया, 1 - 1 = 0। इसीलिए 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं पाया जा रहा है। डायग्राम से भी क्लियर है।
नेक्स्ट अगर 2s ऑर्बिटल के लिए आप देखो तो 2s के लिए यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 - 1 = 1, इसीलिए 2s ऑर्बिटल में सिर्फ एक नोड पाया जा रहा है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से आप 3s ऑर्बिटल के लिए देखो, फॉर्मूला लगेगा n - 1, यानी n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 3s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, -1 = 2, इसीलिए 3s ऑर्बिटल में 2 नोड्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, रेडियल और एंगुलर नोड्स। पहले हम पढ़ते हैं रेडियल नोड के लिए। देखो आप ये न्यूक्लियस है, ओके, और ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन पर्पल लाइन से, वो है रेडियल नोड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेडियल नोड होता क्या है। रेडियल नोड्स बच्चों ऐसा एक स्फेरिकल रीजन होता है, मतलब गोलाकार ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। क्लियर? रेडियल नोड्स आर स्फेरिकल रीजन, ये गोलाकार रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। क्लियर? इनका आकार कैसा होता है आपने पढ़ा, ये स्फेरिकल होती हैं, इनकी फिक्स्ड रेडियाई होती है, इनकी एक फिक्स्ड त्रिज्या होती है, ओके, और द नंबर, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने रेडियल नोड्स पाए जा रहे हैं वो डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? आप यहाँ पे भी देख सकते हो रेडियल नोड्स किस तरीके से डिटरमाइन, रेडियल नोड्स में मतलब कोई भी एक ऑर्बिटल में आप कैसे डिटरमाइन करोगे, उसका फॉर्मूला है n - 1 - l, ओके, n - 1 - l। तो इसके लिए फॉर्मूलाज दिए हुए, सिंपल है, आपको सिर्फ अंतर पता होना चाहिए। रेडियल नोड जो है एक स्फेरिकल रीजन है, गोलाकार रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। ये शेप में कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, इनकी अपनी फिक्स रेडियाई होती है, और इनके जो नंबर हैं पर्टिकुलर एटम में वो किससे डिटरमाइन किए जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब हम एंगुलर नोड्स की तरफ मूव ऑन होते हैं। आप ये देखो, ये सारे एंगुलर नोड्स हैं जो ब्लू पैचेस के रूप में दिख रहे हैं, वो सारे क्या हैं, एंगुलर नोड्स हैं। तो एंगुलर नोड्स जो होते हैं बच्चों, वो एक फ्लैट प्लेन होता है। आप देखो ये फ्लैट एकदम चपटा प्लेन की तरह दिख रहा है या कोन के फॉर्म में होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, 0 होती है। रेडियल नोड का शेप कैसा था, रेडियल नोड स्फेरिकल था, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। एंगुलर नोड जो है एक ऐसा फ्लैट प्लेन है या कोन के फॉर्म में होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी। इनका शेप कैसा है आपने पढ़ा कि या तो ये प्लेन के फॉर्म में हो सकते हैं या कोन के फॉर्म में, इनके फिक्स्ड एंगल्स होते हैं। क्लियर? रेडियल नोड की फिक्स्ड रेडियाई थी, त्रिज्या होती है, लेकिन एंगुलर नोड्स के लिए इनके फिक्स्ड एंगल होते हैं। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट के एटम में कितने एंगुलर नोड हैं वो कौन से क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, सिंपल ये फॉर्मूले से निकल जाते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, तो फॉर्मूला है n - 1। रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला है n - l - 1, n - 1 - l भी लिख सकते हो आप। एंगुलर नोड्स जो हैं उनका वो डायरेक्टली किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको टोटल एंगुलर नोड्स के बारे में पता चल सकता है। सो बच्चों मैंने यहाँ पे डिटेल्ड डिफरेंस दिया है कि एंगुलर और रेडियल नोड्स में क्या डिफरेंस है, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इट इज़ वेरी सिंपल से बेसिकली रेडियल और एंगुलर नोड्स के जो डिफरेंस है वो इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और किस तरीके से पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए आप फॉर्मूले से पर्टिकुलर रेडियल नोड्स या एंगुलर नोड्स या टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन फर्दर। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, आपने बहुत बार पढ़ा है कि एस ऑर्बिटल कैसे शेप का होता है। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है,
ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्रोवाइड किया है नोट्स नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट को पढ़ो कि एस ऑर्बिटल के लिए जो है आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एल की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी एम की वैल्यू भी 0 हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एक पॉसिबल ओरिएंटेशन होता है। एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और एम जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ओरिएंटेशन, पर्टिकुलर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। इसीलिए एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये 1s ऑर्बिटल इसी तरीके से फजी क्लाउड के फॉर्म में पाया जाता है। आपने पढ़ा है कि 1s ऑर्बिटल में एक भी नोड नहीं पाया जाता है। ये आपका 2s ऑर्बिटल है जिसमें एक नोड है। ये वाइट रीजन जो है नोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। और ये आपका 3s ऑर्बिटल है जहाँ पे नोड जो है वो ये वाइट कलर जो दिखा रहा है ये एम्प्टी स्पेस दिखा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है वो 0 है। अब आपको अकॉर्डिंगली जो आपने पढ़ा साई और साई स्क्वायर आपने पढ़ा था, साई जो है वो आपने पढ़ा इन्फॉर्मेशन क्या देता है, साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है। तो आप ये देखो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लिया गया है और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ली गई है जो कि साई स्क्वायर है। यहाँ पे आप देखो 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल का मैंने और भी इमेज दिया है। इस तरीके से आप देखो 1s में एक भी नोड नहीं है और 2s में ये जो वाइट रीजन है दैट इज द नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो 1s 2s और 3s की आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया गया डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, उसको डिनोट किया गया है स्मॉल r से, और वाई एक्सिस पे साई स्क्वायर लिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। ध्यान से देखो, हम पहले 1s ऑर्बिटल के लिए पढ़ते हैं कि 1s ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है न्यूक्लियस पे, और फिर देखो मैक्सिमम हो गया और फिर ये धीमे धीमे जो है वो घटना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो घटने लगती है। क्लियर? अब इसको आप 2s से कंपेयर करो। 2s में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे पहले क्या होती है, घट रही है। ठीक है, घटने के बाद अचानक से इस पॉइंट पे 0 आ गई। 0 के बाद वो अगेन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये देखो आप इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू पे जब रीच करती है तो फिर वो अगेन जो है वो डिक्रीज करने लगती है, और फिर उसके बाद अगेन जो है इतना धीरे धीरे इतना डिक्रीज करती है कि वो अराउंड उसकी वैल्यू 0 हो जाती है जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती है। ग्राफ से ही आप समझ सकते हो। 3s आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ 1s और 2s पढ़ना है। इसका डिटेल मैंने नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगी, अभी सिर्फ आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। आपको पता है कि p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। देखो किस तरीके से, इस तरीके से शेप यहाँ पे दिखाया 3D इमेज में। p ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। क्लियर? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आप देख सकते हो p ऑर्बिटल के लिए आपको पता है कि l की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, +1, 0 और -1 होती है, 3 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है बेसिकली बताता है ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का, तो उसकी वैल्यू 3 है। इसीलिए जो p ऑर्बिटल के लिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। क्लियर? उसी तरीके से आप रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स जो है वो निकाल सकते हो। मैंने फॉर्मूला दिया है, n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है एजीमुथल है, और फॉर्मूला में पुट अप कर दो तो आपको मिल जाएगा। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये 1s और ये 2s ऑर्बिटल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपने इससे पहले जो है 2s ऑर्बिटल के लिए पढ़ा है, और इसको हम कंपेयर करेंगे 2p ऑर्बिटल्स। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस आप ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो किस तरीके से हमको इसको अप्लाई करना है। तो आपने पढ़ा था कि 2s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो पहले घटती है। क्लियर? और उसके बाद अचानक वो एक मैक्सिमम वैल्यू, सर्टन मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है, और उसके बाद वो फिर धीमे धीमे करके डिक्रीज होना शुरू कर देती है, और फिर जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती है वो एक पॉइंट आता है कि वो फिर 0 हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप देख सकते हो 2s के लिए 270 पिकोमीटर यहाँ पे ये r की वैल्यू दी है जहाँ पे ये मैक्सिमम होता है।
ठीक है, एक्स एक्सिस पे आर है, वाई एक्सिस पे साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और उसी तरीके से 2p ऑर्बिटल के लिए आप देखो कि साई स्क्वायर और आर के बीच में एक सर्टेन एक ग्राफ है, और जिस पॉइंट पे आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है दैट इज द मैक्सिमा वैल्यू, दैट इज द 210 पिकोमीटर। ये आपके बहुत सिलेबस में नहीं, सिर्फ शेप में, आप शेप के बारे में आपको बताना है, उसके रेडियल नोड एंगुलर नोड्स को कैलकुलेट करना है, वो आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट है टॉपिक है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो होता है दो डंबल एक साथ मिलके बने होते हैं। तो आपने पढ़ा डी ऑर्बिटल के जो हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखो आप यहाँ पे डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसको ध्यान से आप बनाइएगा। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल के लिए जो है एल की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी? +2, +1, 0, -1, -2, यानी 5 ओरिएंटेशन है। इसीलिए 5 तरीके से ये ओरिएंट कर सकता है। डी ऑर्बिटल के पॉसिबल कितने ओरिएंटेशन है? 5 ओरिएंटेशन है। आपने पढ़ा है इसको डिटेल में। देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ दे दिया है आपको डिटेल में। आर और साई स्क्वायर के बीच में 3s, 3p, 3d के बीच में 2s, 2p के बीच में कंपैरेटिव स्टडी है, और 1s के बीच में। तो 3d के बारे में आप देख सकते हो, आपके ये सिलेबस में नहीं है बट एक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि किस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी को देखेंगे तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिंपली आपका 1s आपके सिलेबस में, 2s है और 2p है, बट अगर आप चाहो तो 3s, 3p और 3d के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप पर्टिकुलर वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।